Hello, good afternoon, FIBCom students. Good Hello, afternoon, ma'am. good afternoon. Okay, in the last time we were discussing about the water resources. Do you remember that Yes, ma'am. uh, concept of water and water resources? ये हो चुका है, कितना लेवल पे कितना है, कितना लेवल पे ये मैंने बताया था. Let's start the new one. Major water compartments. Discuss the major water compartments. ये आपको यहाँ पे बताया गया है. अभी मेजर वाटर कंपार्टमेंट कौन से हैं? The distribution of water often is described in the terms of interacting compartments in which water resides for short or long times. तो जब हम पानी के बंटवारे की बात करते हैं तो उसको किस तरह से लिया गया है कि कौन से कंपार्टमेंट में कितना पानी कितने लंबे समय तक और कितने कम समय तक रह सकता है, तो उसको हम बोलते हैं वाटर कंपार्टमेंट. आगे का पॉइंट देखते हैं. सबसे पहला पॉइंट है ओशन. There are 5 oceans in the world. There are Pacific, Atlantic, Indian, Arctic, and South Ocean. This ocean contains more than 97.5% of all the saline water in the world. Oceans play the crucial role in moderating Earth temperature, but they generally too salty for the most human uses. Nevertheless, over the 90% of the world's living biomass is contained in the ocean. तो सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा हमें कहाँ दिखाई देती है? सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा हमें समुद्र में दिखाई देती है. There are 5 oceans. There are main 5 oceans. That is Pacific, Atlantic, Indian, Arctic, and South Ocean. Okay, the most of the ocean contain 97.57 सली वाटर. तो जो समुद्र का पानी होता है वो कैसे होता है? खारा होता है. ओके, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. बट समटाइम्स, not sometimes, the ocean play the important role in moderating the earth temperature. हमें सबको पता है कि जैसे सूर्य की गर्मी से समुद्र का पानी होता है, उसका पानी का वेपर होता है और वो वेपर स्काई में जाता है और उसकी वजह से वो टेम्परेचर बैलेंस करने का काम करता है. समझ में आया? श्रुतिजा, Yes, ma'am. समझ में आया? मीर है? Yes, ma'am. ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं. ग्लेशियर. ग्लेशियर किसको बोलते हैं? आइस एंड स्नो. That of the 2.5%, all the water is that is fresh, and nearly 90% is tied up in the glacier, ice caps, and snow fields. As recently as 18,000 years ago, about one third continental landmass was covered by the glaciers ice sheet. Most of this ice has now melted, and largest remnant is in Antarctica, an ice sheet that is similar in the thickness but much smaller in the volume covers most of Greenland. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ग्लेशियर्स में उसको हम बोलते हैं हिम नदी. त्याला मराठीत आपण काय म्हणतो? हिम नदी म्हणतो. तो ग्लेशियर्स मीन्स को जो हम बोलते हैं कि हिम वर्षा होती है, कि जो हम बोलते हैं बर्फीले पहाड़ होते हैं, वो 90% वो जो पानी होता है ग्लेशियर्स का वो कैसा होता है? क्लीन होता है, फ्रेश वाटर होता है. तो जब हम इसकी बात करें तो 18,000 साल पहले कि जो 1/3 कॉन्टिनेंटल लैंड मास था या लैंड का जो हम बोलते हैं ज़मीन का जो भाग था वो पूरा ग्लेशियर से ढका हुआ था. और जब ये आइस या जो बर्फ होती है जब ये पिघलती है तो वो कन्वर्ट किस में होती है? पानी में कन्वर्ट होती है. तो उसकी वजह से जो अभी का हमको जो रेमिनेंट एंटार्क्टिका जो पैसिफिक एंटार्क्टिका है तो वो पूरा ग्लेशियर से बना हुआ है. An ice sheet that is similar in the thickness but much smaller volume covers most of the Greenland. तो ये ice sheet है वो उसका जो thickness रहता है वो सिमिलर रहता है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है ये उसका जो कवर होता है ग्रीनलैंड पे वो कैसा होता है? स्मॉल होता है. समझ में आया? समझ में आया?
डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. सही में समझ में आया? सही में समझ में आया? यस और नो? नहीं या हाँ? मैम फिर से बताओ ना। मोस्ट ऑफ दिस आइस, ये वाला मैं फिर से दोहराती हूँ। मोस्ट ऑफ दिस आइस हैज नाउ मेल्टेड एंड द लार्जेस्ट रेमंड इन द एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका है कि नहीं? एंटार्क्टिका एक ओशन है कि नहीं? एंटार्क्टिका, ओके। हाँ मैम। उसका जो पानी है, वो जो यस मैम। एरिया है वो पूरा ग्लेशियर से ढका हुआ है, क्योंकि बर्फ पिघलते उसका पानी हो जाता है। सो यहाँ पे क्या बताए? एन आइस शीट दैट इज सिमिलर इन द थिकनेस बट मच स्मॉलर इन द वॉल्यूम कवर्स मोस्ट ऑफ द ग्रीनलैंड। तो जहाँ पे ग्रीनलैंड है, ओके, उसका वॉल्यूम कैसा है? वॉल्यूम मीन्स वो कम दिखाई देते हैं। जहाँ पे ग्रीनलैंड है ये यहाँ पे कम दिखाई देते हैं, लेकिन उसका थिकनेस कैसा है? वैसा का वैसा ही है कि जैसे हम फ्रेश वाटर पीते हैं वैसा ही आइस शीट होता है, लेकिन उसका जो कवर है कि जितने मात्रा में होना चाहिए वो कैसा है? कम है। अभी समझा? अभी समझा? यस और नो? यस और नो? अभी समझा? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. यस मैम। आगे का देखते हैं, ग्राउंड वाटर। एक ग्राउंड वाटर भी देखते हैं। आफ्टर ग्लेशियर द नेक्स्ट लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ फ्रेश वाटर इज हेल्ड इन द ग्राउंड एज अ ग्राउंड वाटर। द precipitation that does not evaporate back into the air or run off over the surface percolates through the soil. The porous layers of the sand, gravel, or rock lying below the water table are called aquifers. Some aquifers contain very large volumes of the water. तो ग्लेशियर के बाद आता है ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर हम सबको पता है कि ग्राउंड वाटर में फॉर एग्जांपल जो पानी जमीन के नीचे होता है वहां से हम पानी लेते हैं। शायद आपके सोसाइटी में बोरिंग वगैरह होगा या आपके घर में भी बोरिंग वगैरह होगा। ऐसा है कि नहीं? बोरिंग है कि Yes, नहीं? ma'am. ओके, जमीन के नीचे अंदर जो पानी बचा हुआ है यस उसका मैम। हम इस्तेमाल पीने के पानी के तौर पे करते हैं और जगह भी हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या बताया? प्रिसिपिटेशन दैट डज नॉट इवोपरेट बैक इनटू द एयर। तो प्रिसिपिटेशन हम किसको बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? पता है क्या? प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? हेलो, प्रिसिपिटेशन का मतलब पता है? No, ma'am. प्रिसिपिटेशन इसको बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आगे एक मिनट में एक पॉइंट और दिखाती हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट है मेरे पास, बुक है उसमें लिखा है, मैं आपको बता रही हूँ प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या है। ओके, प्रिसिपिटेशन क्या बताया? प्रिसिपिटेशन दैट डज नॉट इवेपोरेट बैक इनटू द एयर और रन ऑफ ओवर द सरफेस परकोलेट्स थ्रू द सॉइल। तो प्रिसिपिटेशन मीन्स हम बोलते हैं कि जैसे समुंदर का पानी उसकी हवा हवा में उसका हम बोलते हैं ना कि उसका वेपर, पर्जन्य। हाँ, उसका हो जाता है। वैसा प्रिसिपिटेशन यहाँ पे मीन्स जो जमीन के अंदर जो पानी बचा है उसका नहीं होता है, और ना ही वो दूसरे पानी की तरह के जैसे नदी का पानी बहता है ना, कि फॉर एग्जांपल जैसे नदी का पानी बहता है कि पूरा मिट्टी को लेके बहता है, वैसा बहता भी नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन। ओके। पोरस पोरस लेयर्स ऑफ द सैंड। तो पोरस लेयर्स ऑफ द सैंड की जो जमीन जो हम बोलते हैं कि जो मिट्टी होती है उसका जो ऊपर का लेयर होता है वो, फिर बोलते हैं ग्रेवल और रॉक लाइंग बिलो द वाटरेबल आर कॉल्ड एक्वीफर्स। मीन्स जमीन का ऊपर का लेयर और पत्थर होते हैं उसके नीचे जो पानी रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वीफर्स बोलते हैं। और सम एक्वीफर्स कंटेन वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द वाटर, कि ये जो एक्वीफर्स होते हैं वहाँ पे हमें पानी ज़्यादा मिलता है। समझा? समझा? यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am.
ओके, आगे का पढ़ लेते हैं। रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, precipitation that does not evaporate or infiltrate into the ground runs over the surface, drawn by the force of gravity back towards the sea. तो प्रिसिपिटेशन की वजह से क्या होता है कि नहीं उसका इवेपोरेशन होता है, नहीं उसका फिल्टरेशन होता है। जो ग्राउंड वाटर है, कि जब हम रिवर्स और स्ट्रीम की बात करते हैं, लेक्स की बात करते हैं, रिवर्स का पानी, नदी का पानी की बात करते हैं, तो वो क्या होता है, नहीं उसका इवेपोरेशन होता है और ग्राउंड वाटर की तरह वो जमीन पर भी नहीं होता है। ड्रॉन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बैक टुवर्ड्स द सी, उसका पूरा जो पानी का फोर्स होता है, उसका जो ग्रेविटी होता है, वो किस तरह चला जाता है, समुंदर की ओर चला जाता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? No, ma'am. हाँ, अभी मैं क्या बताती हूँ कि नो फॉर एग्जाम्पल, मैम। नहीं हाँ, मुझे समझ में आ गया हो तो भले ही आप मुझे न दिखाई देते हो, लेकिन जैसे क्या बोले कि उसका आपका आवाज पे से मुझे वॉल्यूम पे से समझ में आ गया कि इनको समझ में ही आ रहा है। Precipitation that does not evaporate or infiltrate into the ground runs of water grounds of over the surface, कि जमीन के ऊपर जो पानी बहता है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, टाइटल क्या लिखा है, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो पानी है उसका प्रिसिपिटेशन, उसका फिल्टरेशन नहीं होता है और ड्रॉन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बैक टुवर्ड्स द सी, उसका जो हम बोलते प्रवाह बोलते ना आपण, की नदीचा जो पाण्याचा प्रवाह असतं ना, ते कुठे कुठे जातं, ते सगळं कुठे जातं, कुठे जातं, नदीचं पाणी सगळी नदी कुठे, समुद्राकडे. समुद्राकडे, मग ते सगळं समुद्राकडे जातं. देन रिव्हॅल्युएट्स accumulate to the form stream and steam join to the form rivers. तो ये जो पानी रिवेलेट्स एक्यूमुलेट टू द फॉर्म स्टीम, ये जो पानी होता है वो स्टीम बनता है और स्टीम का जो पानी होता है वो फिर वापस किस तरह आता है, नदी की ओर आता है। रिवेलेट्स मीन्स रिवर्स किया हुआ, कि फॉर एग्जांपल जैसे हवा, जैसे समुद्र का पानी का जैसे हम बोलते हैं इवेपोरेट होता है, वैसे नदी का पानी का भी इवेपोरेट होता है। ओके, the total amount of the water contained at one time in the rivers and the stream is small compared to the other water reservoirs of the world. तो जैसे हम दूसरे कंपैरिजन करें, दूसरे वर्ल्ड के जब वाटर रिजर्व की बात करें, तो नदी का पानी, तो क्या बोलते हैं, नदी का पानी, और दूसरे जो हम स्ट्रीम का पानी बोलते हैं, वो कैसा होता है, उनका कंटेंट कैसा होता है, कम होता है। These surface water are vitally important to the humans and most organisms. तो हम सभी को पता है कि नदी का पानी हम भी इस्तेमाल करते हैं, कि जो नदी में रहते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं और बाकी के जो जानवर हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। द 60 लार्जेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड कैरी नियरली हाफ ऑल द सरफेस रन ऑफ ऑन द अर्थ। तो पृथ्वी पे या धरती पे सबसे जो ज़्यादा बड़ी बड़ी जो नदियां हैं वो 16 नदियां हैं, जिससे पूरा कवर होता है, कि नदी मीन्स कवर होता है, मीन्स जो धरती का वो जो भाग रहते हैं, जो जमीन का वो भाग होता है, वो पूरा नदी से ढका हुआ है। That Amazon is the largest river in the world in the terms of volume of water flows in. तो अमेज़न है, ये सबसे बड़ी नदी है, ये जो उसका जो वॉल्यूम है वो सबसे ज़्यादा है। अभी समझा? डू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Okay. यस मैम। Lakes and ponds. Yes. Lakes and ponds. Ponds are generally considered to be the small, temporary, or permanent bodies of the water shallow enough for rooted plants to grow over the most of the bottom. तो ponds हमने सभी शायद आपने देखा होगा, तालाब। ponds हम लेक की बात करते हैं, तो जिसमें ये एक टेम्पररी होता है या परमानेंट होता है, कई कई गाँव में परमानेंट होता है कि नहीं होता है, तालाब वगैरह होता है कि नहीं होता है, Yes, देखा ma'am. है? ओके, तो यहाँ पे जब हम बोलते हैं कि जो वाटर होता है उतना ज़्यादा डीप नहीं होता है, वो कैसा होता है, शैलो होता है। एंड वाटर शैलो इनफ फॉर रूटेड प्लांट्स टू ग्रो ओवर द मोस्ट ऑफ द बॉटम, कि जो उसका जो बॉटम में जितना प्लांट्स हम बोलते हैं ग्रो होना चाहिए,
उतने उतना प्रोपोर्शन में नहीं होते कि जैसे समुंदर में जब हम डिस्कवरी में देखते हैं तो समुंदर की जब नीचे की और जब इंसान जाता है तभी हमको पता चलता है कि उसमें बहुत सारे प्लांट्स भी हैं समुंदर के नीचे। उतने प्रोपोर्शन में तालाब या जो हम बोलते हैं लेक्स में इतना प्लांट्स उगा हुआ नहीं दिखा देता है। समझा? पॉइंट समझा? Yes, ma'am. ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। लेक्स आर इनलैंड डिप्रेशन दैट होल्ड स्टैंडिंग फ्रेश वाटर ईयर द राउंड। तो जो लेक्स होता है उसमें हमको फ्रेश वाटर मिलता है। वो कितने साल तक वाटर द ईयर राउंड कि एक साल भर में उतना हमको फ्रेश वाटर मिलता है। वाइल लेक कंटेन्स मोर देन 100 टाइम्स, यहाँ पे एक मिनट, हाँ, while the lake contains more than 100 times as much water as all the rivers and streams combined, they are still minor component of the total world water supply. तो जब हम लेक्स और पॉन्ड्स की बात करते हैं तो नदी की कंपैरिजन में रिवर वाटर के कंपैरिजन में उसका जो वॉल्यूम है वो कैसा है? कम है। उसका जो कंटेंट है वो कैसा है? कम है। समझा? डू यू Yes, अंडरस्टैंड? ma'am. ओके, ये सिंपल वाले ये आपको जल्दी से मैम समझ में आएगा। आगे का पॉइंट देखते हैं। इस मिनट, ओके, दूसरा है पॉइंट है वेटलैंड। Bogs, swamps, wet meadows, and marshes play a vital and unappreciated role in the hydrological cycle. Their lush plant growth stabilizes soil and holds back the surface runoff, allowing the time for infiltration into the aquifers and producing even year-long stream flow. तो वेटलैंड्स की जब हम बात करते हैं तो वेटलैंड्स मतलब क्या? वेटलैंड्स मतलब क्या? आपको पता है वेटलैंड्स का मतलब क्या होता है? वेटलैंड्स का मतलब क्या होता है? वेटलैंड्स मीन्स जहाँ पे बॉक्स है, स्वैम्प्स है, वेट मीडोज है, जहाँ पे सूखा जमीन नहीं, जमीन थोड़ा सा भीगा हुआ रहता है, उसको हम बोलते हैं वेटलैंड, मार्शेस होता है। तो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द लश प्लांट ग्रोथ stabilizes soil and holds back the surface runoff। कि जैसे सूखे जमीन में आपको पता होगा, सूखे जमीन में पौधे जमीन से चिपके हुए होते हैं, पौधे या पेड़ जमीन से Yes, ma'am. चिपके हुए रहते हैं, लेकिन जैसा हम बोलते हैं उसको होल्ड करने की जिसकी वो सॉइल की जो हम बोलते हैं कैपेसिटी होती है, उतना होता है क्या? उतना होता है क्या? नहीं होता है ना? नहीं होता. नहीं होता है। तो नो वेटलैंड्स में कैसा होता है कि जो पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं उसको होल्ड करने का उतना उसका कैपेसिटी होता है, तो उसकी वजह से हम क्या बोलते हैं? उसको वेटलैंड्स बोलते हैं। दूसरा होता है कि बैक सरफेस टू द रन ऑफ एंड अलाउइंग टाइम फॉर द इनफिल्टरेशन इनटू द एक्वीफर्स। तो एक्वीफर्स को वो क्या करता है? इनफिल्टरेशन करता है एंड प्रोड्यूसिंग इवन द ईयर लॉन्ग स्ट्रीम फ्लो। और साल भर में फिर से वो जो स्ट्रीम का जो पानी होता है उसको फ्लो करने का इजाज़त देता है। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? मुझे नहीं लगता आपको नहीं, समझ में मैम. आया। नहीं समझ में आया। ओके, एक्वीफर्स समझा? एक्वीफर्स, हाँ समझा, मुझे आपको नहीं समझ। एक्वीफर्स समझ में आया? एक्वीफर्स, एक्वीफर्स किसको बोलते हैं? देखिए, यहाँ पे देखिए, एक्वीफर्स का मतलब ग्राउंड वाटर में होता है ना, पोरस लेयर्स ऑफ द सैंड आर gravel or rock lying below the water table are called aquifers। एक्वीफर्स समझ में आया? एक्वीफर्स, एक्वीफर्स समझ में आया? यस और नो? यस और नो? No, ma'am. मैम एक मिनट, मैं आपको पिक्चर दिखाऊं तो आपको शायद समझ में आएगा। यस, जैसे आपको पिछली बार वीडियो दिखाया था।
एक्वीफर्स का मतलब होता है लेयर ऑफ द रॉक और सैंड दैट कैन एब्जॉर्ब एंड होल्ड द वाटर। लिख लें, आप लिखेंगे, मतलब लिखेंगे, आप मतलब लिखेंगे। Yes, ma'am. हाँ लिखो, मतलब लिखो, Yes, ma'am. मीनिंग लिखो। एक्वीफर्स किसको बोलते हैं? एक्वीफर्स डैश। एक्वीफर्स का मतलब है लेयर ऑफ द रॉक और सैंड। मैम फिर से बोलो। हाँ, लेयर फिर ऑफ से द बोलो। रॉक, हाँ, लेयर ऑफ द रॉक और सैंड, लेयर ऑफ द रॉक और सैंड that can absorb, 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 that can absorb or hold the water, or hold the water। ओके, मैं आपको बतलाती हूँ, मतलब सब बताती हूँ, मीन्स आपको पता चलेगा। लिखा आपने? एक्वीफर्स का मतलब Yes, लिखा। ma'am. दूसरा है पोरस। पोरस क्या? Yes, ma'am. पोरस का मतलब होता है, लिखिए पोरस, POROUS, देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है पोरस। पोरस का मतलब है हैविंग स्मॉल होल्स, छोटे छोटे छेद रहते हैं। हैविंग स्मॉल होल्स दैट अलाउ एयर और लिक्विड, that allowed air or liquid to pass through, to pass through। एयर के बाद क्या बोले मैडम? एयर और लिक्विड उसमें से जा सकता है, ऐसा कि जैसे छेद होता है, छेद में से हवा भी जा सकती है, लिक्विड भी जा सकते हैं, वैसा। पोरस लेयर्स ऑफ द सैंड, तो पोरस का मतलब होता है कि having small holes that allow air or liquid to pass through or easy to pass, दोनों ही लिख सकते हैं। समझा? अभी समझा थोड़ा सा? Yes, ma'am. ओके। यस मैम। दूसरा वर्ड लिखिए, परकोलेट्स। परकोलेट्स का मतलब लिखिए, परकोलेट्स का मतलब क्या होता है? परकोलेट्स, किसका मतलब? परकोलेट्स देखिए यहाँ पे, ये देखिए परकोलेट्स, PERCOLATES, परकोलेट्स थ्रू द सॉइल। जैसे आपको मतलब पता चलेगा, ये पॉइंट आपको समझने में इजी रहेगा। परकोलेट्स का मतलब होता है टू पास स्लोली, टू पास स्लोली थ्रू समथिंग, टू पास स्लोली थ्रू समथिंग that has small holes in it, that has small holes in it। समझा? लिखा आपने? Yes, ma'am. Small holes. स्मॉल होल्स इन इट, पॉइंट छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें। परकोलेट्स का मतलब मीन्स टू स्प्रेड स्लोली, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे फॉर एक्झाम्पल हमारे आपल्या घरात वाळू लागते की नाही? वाळू लागते ना आपल्या घरात? हॅलो, Yes, वाळू ma'am. लागते की नाही? जर तिथे आपण तिथे आधी छोटासा आपण म्हटलं बघितलं की छिद्र असलं, मग ते कसं होत जातं? मोठं 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 होत जातं ना, Yes, ma'am. मोठं होत जातं की नाही? तर त्याला आपण म्हणतो परकोलेट्स, परकोलेट्स थ्रू द सॉइल। ओके, आता लिहा प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन मतलब लिखो, प्री, PRECIPITION, प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है, किसका आवाज है? सालिहा, सालिहा, ऑडियो म्यूट। हाँ, दैट वाटर फॉल्स, लिखिए वाटर फॉल्स
to the ground. Water falls to the ground as a rain or snow. Water falls to the ground as a rain or snow. समझा? मीन्स बारिश का पानी या बर्फ का पानी, प्रेसिपिटेशन। अभी समझा? Yes, Yes or ma'am. no? ओके, दूसरा एक लिखिए, शब्द समझ में नहीं आते। रिवेल्यूट्स, रिवेल्यूट्स, RIVULETS, रिवेल्यूट्स। देखिए यहाँ पे रिवेल्यूट्स दिखाई देता है स्पेलिंग। रिवेल्यूट्स accumulate to the form stream and stream join to the form rivers। तो उसका मतलब होता है स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर। दिख रहा है मैडम, क्या रिवेल्यूट्स का मतलब होता है? क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं दिखे? मैं बोल रही हूँ ना, स्पेलिंग बोला मैंने, RIVULETS, रिवेल्यूट्स। रिवेल्यूट्स का मतलब होता है स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर। स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर, स्ट्रीम का एक पोर्शन है वो। स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर जहाँ पे पानी कम होता है, कंटेंट कम होता है पानी का। ओके, समझा? मतलब Yes, लिखे, ma'am. मतलब लिखे। जब भी हाँ, आप ma'am. EVS का नोटबुक लेके बैठेंगे, ओके, EVS का नोटबुक लेके बैठेंगे तो आपको क्या करना है? आपको नोटबुक लेके बैठना है। आगे का आप ये लिखेंगे, बॉक्स, BOGS, BOGS, बॉक्स का मतलब हेलो मैम। लिखेंगे। हाँ मैम, हाँ, बोलो सलिया। वो पर्क्यूलेट है, उसका मतलब रहेगा, फिर से समझाओ ना। हाँ, परकुलेट का मतलब लिखो, PERCO। हाँ, परकुलेट का स्पेलिंग क्या है? परकुलेट का स्पेलिंग क्या है? परकुलेट है, परकुलेट नहीं है। देखिए कौन सा है? परकुलेट होगा शायद, PERCO। हाँ, परकुलेट। परकुलेट का मतलब है टू पास थ्रूली, टू स्प्रेड स्लोली। मैंने बताया आपको, परकुलेट, टू पास स्लोली, परकुलेट, धीरे धीरे पास होना, परकुलेट। परकुलेट का मतलब है टू पास स्लोली। समझा? लिखा? लिखा? हाँ मैम। आगे का पॉइंट लिखेंगे, वेटलैंड्स का लिखेंगे। वेटलैंड्स थैंक यू में, मैम। वेटलैंड का मतलब है, आगे देखिए उसमें दिए हैं, यहाँ पे स्लाइड नहीं दिख रहा है लेकिन लिखिए, बॉक्स, BOGS, बॉक्स का मतलब होता है, लिखिए, बॉक्स का मतलब होता है टू कॉज, टू सिंक, टू कॉज टू सिंक, CAUSE, टू कॉज टू सिंक। सिंक मतलब एक लाइन में ऐसा है के, टू सिंक, टू कॉज टू सिंक। लिखा? और दूसरा मतलब होता है उसका वेट स्पॉन्जी ग्राउंड, वेट स्पॉन्जी ग्राउंड। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे कीचड़ वाली जमीन होती है, वेट स्पॉन्जी ग्राउंड। मीर आप लिख रहे हैं? सब लिख रहे हैं? सालिया? Yes, ma'am. ओके, बॉक्स का मतलब लिखा, BOGS, स्पॉन्जी ग्राउंड। ओके, Yes, ma'am. दूसरा है स्वैम्स। स्वैम्स का लिखिए, SWAMPS, SWAMPS। स्वैम्स का मतलब लिखिए। स्वैम्स का मतलब होता है लैंड दैट इज ऑलवेज, लैंड दैट इज ऑलवेज वेट, ऑलवेज वेट, एंड often partly covered with the water, covered with the water। लिखा? स्वैम्स का मतलब लिखा? Yes, ma'am. लिखा. ओके, मीडोज का मतलब लिखिए, मैम, मीडोज, MEADOWS, मीडोज। मीडोज का मतलब लिखिए, मीडोज का मतलब है यूजुअली फ्लैट एरिया, यूजुअली, जनरली और यूजुअली
flat area of the land that is covered with tall grass, जैसे से बोलो। usually flat area of the land that is covered with tall grass, जैसे ऊंचे ऊंचे हम बोलते हैं ना घास होता है, नीचे जमीन पूरा भीगा हुआ रहता है। मीरो आपने देखा नहीं होगा, लेकिन आपने डिस्कवरी देखते हैं क्या? अभी आप डिस्कवरी देखते हैं? यस मैम। ओके, फॉर एग्जांपल जंगल में ऐसा होता है। जंगल में जैसे हम फॉर एग्जांपल जब डीपली जंगल में हम जाते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि हाँ, कई जगह पे सूखा जमीन है, कई जगह पे पूरा भीगा हुआ जमीन है, वेटलैंड है, बहुत बड़े ऊंचा घास है, बड़े बड़े पेड़ है, लेकिन जहाँ पे सूर्य प्रकाश नीचे तक पहुँचता ही नहीं, पिछले साल का बारिश का पानी वहाँ तक सूखा ही नहीं, तो उसको हम बोलते हैं मीडोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेट मीडोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेट मीडोज वेट बोलते मीडोज। हैं। ओके, तो अभी मैं आपको समझाती हूँ वेटलैंड्स का मतलब क्या हुआ। तो वेटलैंड्स मीन्स बॉक्स, स्वैम्प, वेट मीडोज एंड मार्शेस प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि पानी का हम बोलते हैं पानी वेपर हो जाता है, फिर वापस उसका बादल बनता है, और जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है ना, तो उसमें वो इम्पोर्टेंट काम करता है। देयर लश प्लांट ग्रोथ स्टेबिलाइजर सॉइल। वो जो वहाँ पे जो पेड़ या पौधे उगते हैं ना, वो क्या करते हैं? सॉइल को स्टेबिलाइजर करने का, या सॉइल उसको पकड़ के रखती है। एंड होल्ड्स बैक द सरफेस रन ऑफ। तो जमीन का जो वहाँ पे बोलते हैं सरफेस होता है, जो जमीन का जो भाग होता है, जैसे पानी में सब कुछ बह जाता है कि नहीं, नदी का पानी में सब कुछ बह जाता है ना, नदी के पानी में यस सब कुछ मैम। बह जाता है ना, वैसे बह नहीं जाता। नॉट रन ऑफ एंड अलाउइंग द टाइम फॉर इनफिल्ट्रेशन इनटू द एक्वीफर्स। तो एक्वीफर्स को क्या करने का क्या करता है? इनफिल्ट्रेशन का वो टाइम देता है। कौन देता है? स्वैम्प्स, बॉक्स, मीडोज, वेट मीडोज और मार्शेस। यहाँ पे जहाँ पे जमीन सूखा नहीं है, जहाँ पे जमीन भीगा हुआ है, भीगी जमीन है, वहाँ की बात चल रही है। समझा? यस मैम। ओके, आगे का बात करते हैं। एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब क्या? द एटमॉस्फेयर इज अमॉन्ग द स्मॉलेस्ट of the major water reservoir of the earth in the terms of water volume, containing less than 0.001% of total water supply। कि एटमॉस्फेयर में जैसे हवा में कितना परसेंट पानी है? तो 0.0001। तो इतना परसेंट का पानी है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है। कम पानी है फिर भी इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। एन इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूलर resides in the atmosphere for about 10 days and over average an individual water molecule resides। मॉलिक्यूल का मतलब लिखें, मॉलिक्यूल MOLECULE। मॉलिक्यूल का मतलब लिखें MOLECULE। मॉलिक्यूल का मतलब है द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट। आर यू राइटिंग ना? आर यू राइटिंग और यस मैम। नॉट? द स्मॉलेस्ट possible amount of particular substance दूसरा मीनिंग लिखे, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे क्या बताए कि जो फॉर एग्जांपल जो इंडिविजुअल है, जो इंसान है, उसका वाटर मॉलिक्यूलर रिसाइड, उसका जो हम बोलते हैं उसका पानी का
भाग या पानी का जो प्रपोर्शन है, तो एटमॉस्फेयर में कितने दिन तक रह सकता है? 10 दिन तक रह सकता है। एंड while water vapor makes up only 4% of the total volume of the air। तो जब हम वाटर वॉल्यूम का बात करते हैं, वाटर वेपर की बात करते हैं, उसका परसेंटेज कितना है? ओनली 4% है। समझा? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? यस और नो? हेलो? यस मैम। बाकी को समझा या नहीं समझा? ऐसे ही बैठे सब कुछ, सब लोग जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं, बाकी के क्या कर रहे हैं? मैंने क्या बोला कि इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल रिसाइड इन द एटमॉस्फेयर अबाउट 10 डेज। तो जो इंसान का, जो हम बोलते हैं कि इंसान का जो पानी, इंसान के फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में कितनी परसेंटेज पानी है? 70%। 70% पानी है। ओके, सो इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल रिसाइड इन द एटमॉस्फेयर, वो 10 दिन तक रहता है। और जब हम वाटर वेपर की बात करते हैं, तो वाटर वेपर कितना परसेंटेज है? 4% है। कितना परसेंटेज है? 4%। वाटर वेपर सबसे कम होता है। समझा? समझा? Yes, ma'am. Okay, so these are the major water compartments of the earth। These are the major water compartment of the earth। कि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, किस भाग में, किस कौन से पार्ट में हुआ है, कौन से फॉर्म में। सबसे पहला है ओशन, दूसरा है ग्लेशियर्स, तीसरा है ग्राउंड वाटर, चौथा है रिवर्स एंड स्ट्रीम, पांचवा है लेक्स एंड पॉन्ड्स, छठा है वेटलैंड्स एंड सातवां है एटमॉस्फेयर। ओके, समझा? ठीक है? Yes, ma'am. ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। हाँ बताइए सलिया, आगे का पॉइंट देखते हैं। ये देखिए नया क्वेश्चन, द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वाटर। ये देखिए प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वाटर दिखाई दे रहा है? स्लाइड दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. Okay. Water surplus and water deficit region in the world। Clean and fresh water is essential for nearly every human individual। जैसे हम सभी को पता है, फ्रेश पानी या फ्रेश वाटर सभी की जरूरियात है। Perhaps more than any other environmental factor, the availability of water determines the location and activities of the humans on the earth। लेकिन हमारी जो हम बोलते हैं एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज, और फॉर एग्जांपल लोकेशन के हिसाब से पानी का बंटवारा हुआ है। रिन्यूएबल वाटर सप्लाईज आर मेड अप इन द जनरल ऑन द सरफेस of runoff plus the infiltration into the accessible freshwater aquifers। तो जब हम वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं, रिन्यूएबल वाटर सप्लाईज की बात करते हैं, उसके हिसाब से जो सरफेस रन ऑफ प्लस या जो पानी बहता है उसका फिल्टरेशन करके हमें फ्रेश वाटर मिल सकता है। समझ में आ रहा है? कि जो फॉर एग्जांपल नदी का पानी है उसका फिल्टरेशन करके हम उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि जैसे तालाब का पानी है, आपको गांव में पता होगा, गांव में सभी तालाब में पानी भरने जाते हैं। एम आई राइट? एम आई राइट? Yes, ma'am. तालाब का पानी भरते हैं, तालाब का पानी इस्तेमाल करते हैं, तो उस पानी को फिल्टरेशन किया जा सकता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल कुएं का पानी फिल्टरेशन करके हम पानी पी सकते हैं। Fresh water is one of the most precious substance on the earth। While total volume of the water is constant over the earth, its problem continues to the solve with the population increase and rising standard of living। तो पानी का जैसे हमने अगले पॉइंट में हमने डिस्कस किया था, हाँ, जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है उसका इस्तेमाल कैसे जाता है? बढ़ता ही जाता है, जिसकी वजह से आगे के लिए या आगे के लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। कभी कभी जैसे हमने देखा पिछली बार कि जमीन के हिसाब से
लड़ाई झगड़े होते थे, युद्ध हुआ था, वैसे अगले फ्यूचर में या नेक्स्ट फ्यूचर में पानी की वजह से भी झगड़ा हो सकता है। आगे देखिए, in 1975 the total human use of water was about 3,800